नमस्कार, शेयर नॉलेज में आपका स्वागत है। मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको SP_सिस्टम मॉनिटरिंग कमांड के बारे में बताया था। वो कमांड में आपको क्या फ़ायदा होता है कि वो कमांड से आपको सिस्टम में जो पैरामीटर है, मतलब कि जो पैरामीटर आपने कॉन्फ़िगर किए है उसकी रन टाइम वैल्यू क्या है वो आपको पता चल सकती है। मतलब कि कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो सिस्टम होती है उसमें हमारे पास रिसोर्सेस बहुत होते हैं, लेकिन हमने उसको सही तरीके से एलोकेट नहीं किया होता है और उसकी वजह से ये होता है कि हमारे रिसोर्सेस वेस्ट होते हैं और हमें उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। तो वो जो सिस्टम मॉनिटरिंग का जो साइबेस का एक पूरी कमांड मतलब पूरा फंक्शनलिटी है, क्योंकि वो बहुत बड़ा कमांड है, तो उसमें मैंने आपको रिकमेंडेशन बताया था कि वो आपको किस तरीके से पैरामीटर की वैल्यू रन टाइम पे रिकमेंडेड करता है और अगर आप वो वैल्यू आप रिकमेंडेड के हिसाब से सेट करते हो तो आपको सिस्टम में परफॉर्मेंस बेटर मिलता है। उसमें अलग अलग आपको पैरामीटर्स दिए जाते थे, प्रोसीजर कैच साइज, कॉन्फ़िगर कैच साइज वगैरह रिलेटेड, तो वो आप कर सकते हो। आज इस वीडियो में मैं एक ऐसा ही पैरामीटर है जिसकी वैल्यू के बारे में बताने वाला हूँ और उसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि ये पैरामीटर भी आपकी डेटाबेस की जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने में काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसकी अगर सही तरीके से हम उसको कॉन्फ़िगर नहीं करते हैं तो इसका जो रन टाइम मतलब कि जो डेटा स्वैपिंग और जो डेटा फैचिंग है उसका इनपुट आउटपुट टाइम में काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं उसी पैरामीटर के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपके रेफरेंस के लिए बाजू में वो नोटपैड में टाइप करके रखा है ताकि आपको दिखाई दे कि मैं क्या लिखने वाला हूँ। सबसे पहले तो हमारा जो नॉर्मल लॉगिन का प्रोसीजर है वही करूँगा मैं। ठीक है, तो हमारा ये लॉगिन हो गया है। अब लॉगिन होने के बाद सबसे पहले हम देखेंगे हमारा जो पैरामीटर की मॉनिटरिंग पैरामीटर का जो टी कोड है SP मॉनिटर कॉन्फिग ऑल। ये करने के बाद अभी हमारा स्क्रीन उस तरीके से तो हम थोड़ा बड़ा रखेंगे। यहाँ पे ये जो पैरामीटर में जो हम इम्पोर्टेंट काउंट करने वाले हैं वो मेमोरी के ऊपर है और कैच के ऊपर है, जैसे कि प्रोसीजर कैच है, परमिशन कैच, एंट्रीज वगैरह है। लेकिन आज मैं आपसे जो करवाने वाला हूँ वो है डिफ़ॉल्ट डेटा कैच, जो ये सारे कैच को इंक्लूड कर लेता है। तो अब यहाँ पे जो लिखा है कि हमारा जो डिफ़ॉल्ट कैच कॉन्फ़िग कैसे करते हैं। अब कैच के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि कैच क्या होता है। कैच मतलब क्या होता है कि आपकी सिस्टम में एक रन टाइम पे एक बफर जैसा जनरेट होता है और आपने अपने मोबाइल में भी देखा होगा कि आपके मोबाइल में कभी कभी परफॉर्मेंस आप क्लियर कर देते हो रैम वगैरह और उसके बाद जब आप उसको ओपन करते हो तो थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन वो क्लियर करने के बाद आपकी रैम होती है वो खाली हो जाती है। तो रैम के अंदर जो डेटा होता है ना वो जो रन टाइम पे आपको इजीली मिल जाता है। मतलब कि आपने एग्जांपल के तौर पे क्लियर रैम करने के बाद एक बार डायलर ओपन किया, उसके बाद आपने व्हाट्सएप ओपन किया, तो आप जब डायलर दोबारा ओपन करोगे तो वो तेज़ी से ओपन हो जाएगा और सेम व्हाट्सएप भी। लेकिन अगर आपने कोई प्रोग्राम फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हो तो वो थोड़ा मिली सेकेंड में टाइम ज़्यादा लेगा। तो कैच का कंसेप्ट भी कुछ इस तरीके से काम करता है कि आपकी जो टेम्पररी जो रिसोर्सेज होते हैं उसकी साइज़ होती है वो बढ़ा लेता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि पहले आप एक साथ 100 डेटा को फैच करते थे, लेकिन अगर आपकी कैच की साइज़ बड़ी है तो वो एक साथ 1000 डेटा को स्टोर कर लेता है। तो वही डेटा बार बार अगर आप यूज़ करते हो तो वो बहुत जल्दी से मिल जाता है सिस्टम को, उसी को कैच बोलते हैं और उसको आप बफर भी बोल सकते हो। मतलब बफर, कैच, ये सब उसी के कंसेप्ट है और ये सारे आपकी स्टोर होती है रैम के अंदर और रैम के अंदर होता है, इसीलिए उसको रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं कि वो टेम्पररी होता है। कब तक होता है? जब तक आपकी सिस्टम में रैम एग्जॉस्ट नहीं हो जाती, मतलब कि सिस्टम रिबूट नहीं हो जाती।
तो ये कैच और ये पूल वगैरह के जो कंसेप्ट होते हैं वो रैम के अंदर जो फंक्शनर होते हैं उसी को बोलते हैं। तो इस तरीके से कैच आपका काम करता है। अब हो सकता है कि कैच की डेफिनेशन अलग होगी, लेकिन मैं आपको इस सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि कैच इस तरीके से काम करता है और कैच का कंसेप्ट भी यही होता है। अब मेरी सिस्टम में मुझे ये देखना है कि मतलब आप अपने साइबेस डेटाबेस में आपको देखना है कि आपके सिस्टम में कैच का अभी क्या स्टेटस है। तो उसके लिए आपको कमांड है sp_catch, उसके बाद लिखना है config, उसके बाद यहाँ पे देना है go। देखिए तो एक कैच कन्फिग, यहाँ पे रन वैल्यू, स्टेटस, टाइप, कन्फिग वैल्यू वगैरह आ गया। पैरामीटर का नाम है कैच कन्फिग। के अंदर कौन सा पैरामीटर आता है, कैच कन्फिग लिखा तो उसके अंदर जो जो पैरामीटर रहते हैं उसका लिस्ट आएगा। तो यहाँ पे है डिफ़ॉल्ट डेटा कैच करके, ये बाय डिफ़ॉल्ट साइबेस जब आप इंस्टॉल करते हो तो उसमें रहता है। अब डिफ़ॉल्ट डेटा कैच, यहाँ पे उसकी वैल्यू है 2000 MB मतलब कि 2 GB, और उसका टाइप डिफ़ॉल्ट है, मतलब कि वो बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम इंस्टॉलेशन के टाइम पे ले लेता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत उसकी अलग अलग कैच की लिखा हुआ है, डिफ़ॉल्ट डेटा कैच, उसका स्टेटस, उसकी कन्फिग साइज, रन साइज, कन्फिग रिप्लेसमेंट, स्ट्रिक्ट LRU, ये सब चीज़ें आपको जब आप वो सिस्टम मॉनिटरिंग रिपोर्ट रन किया होगा आपने तो उसमें भी आपको स्ट्रिक्ट LRU वगैरह मिलेगा देखने को। तो वहीं से ये सब कैच का रिलेटेड होता है। अब जो कैच काम करता है उसके अंदर जो है उसकी साइज़ होती है IO साइज़ 16 KB। IO मतलब होता है इनपुट आउटपुट साइज़, और 16 KB मतलब कि ये जब आपका इनपुट आउटपुट रहता है उसकी जो टेम्पररी साइज़ होती है वो 16 KB, मतलब 16 KB का जो पूल होता है उसमें 2000 MB मतलब कि 2 GB तक का वो स्टोर करता है वॉश साइज़। मतलब कि ये कब उसको एग्जॉस्ट कर देगा, मतलब कि जब ये जो साइज़ है इसकी, इसके ऊपर जब वैल्यू आ जाएगी तो वो एग्जॉस्ट करके वहाँ से कट करके नया डेटा लेना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से कन्फिग साइज और रन साइज इसमें रहती है। अब ये यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट डेटा कैच है वो 2000 MB है, ठीक है। जब आप अपनी सिस्टम में ये देखोगे टिकोड ये कमांड के बाद तो आपको भी वहाँ पे जो भी रैंडम एक वैल्यू होगी वो मिलेगी। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2 MB मतलब 2000 MB मतलब 2 GB तक हमने दिया है, लेकिन कोई भी डिफ़ॉल्ट डेटा कैच आप जब ऐड करोगे तो वो होता है आपकी मेमोरी के अंदर से आता है, मैक्स मेमोरी के अंदर से। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि हमारे सिस्टम में मेमोरी क्या है। मतलब कि आपको जब भी आपकी सिस्टम में इसको इंक्रीज करना है तो सबसे पहले आपको आपकी मेमोरी में से उसको एलोकेट करना पड़ेगा। हाँ, अब 2000 है मतलब 2000 है, उसी में से आप एलोकेट कर रहे हो तो बात अलग है, लेकिन आपको बढ़ाना है उसको तो आपको मेमोरी से बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे मेरी जो मेमोरी है वो है 5124 × 0, मतलब उसको अगर हम काउंट करते हैं मेरी सिस्टम में भी रैम है 4.88, मतलब टोटल मेरी जो सिस्टम में रैम है वो 8 GB है, उसमें से मैंने 4.88 समथिंग उस साइबेस को दिया हुआ है, और उसमें से हाफ मैंने डिफ़ॉल्ट डेटा कैच में दिया हुआ है 2000, मतलब जो 50% है वो मैंने डिफ़ॉल्ट डेटा कैच में दिया हुआ है। अब मैं कॉन्फ़िगर करूँगा तो यहाँ पे ये जो 2000 है उसी में से मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। अगर मुझे ज़्यादा चाहिए तो पहले मुझे यहाँ पे रैम चेंज करना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इसको एडिट कैसे करते हैं। फिलहाल मैं इसका 2000 को एडिट नहीं करूँगा, लेकिन सिर्फ आपको दिखाऊँगा कि इसको किस तरीके से करते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख के रखा है कि देखिए sp_catch config, उसके बाद ये हमारा कैच कन्फिग है, ठीक है। अब जैसे मैंने पहले बताया था कि कोई भी पैरामीटर होता है तो उसको sp_configure करने के बाद लिखना है, ये इसकी सब पैरामीटर है कैच कन्फिग का, इसीलिए यहाँ पे कैच कन्फिग। इसके बाद हमें लिखना है डिफ़ॉल्ट डेटा कैच, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे वैल्यू देनी है, जहाँ पे इस तरीके से हमने जो लिखी है, देखिए इस तरीके से हमें ये ऐड करना है,
ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू देंगे। अब देखिए मैं यहाँ पे अगर 3000 दूंगा तो क्या होगा, आप देख सकते हैं ऊपर देखो 2000 है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 3000 लिखूंगा तो क्या होगा, देखिए मुझे मैसेज देगा वो। पे ये एरर आ रहा है यहाँ पे शायद 3000। अरे हाँ, हमने स्पेलिंग में मिस्टेक की है, CACHE है, ठीक है। उसके बाद मैं एंटर करूँगा तो देखिए एरर आएगा यहाँ पे, देखिए ये हुआ किलोबाइट एडेड सक्सेसफुली टू नेम कैच डिफॉल्ट चेक चेंज टेक्स इमीडिएटली, ठीक। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो आप देखिए उसकी साइज है जो बदल गई होगी। स्पेलिंग देखिए ये यहाँ पे हमने 3000 कर लिया। अब ये 3000 कर लिया, यहाँ पे देखिए वो वैल्यू अपने आप चेंज हो गया। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, बीच में 2-3 बार वो एरर आया स्पेलिंग मिस्टेक से, आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे। यहाँ पे देखिए पहले 16 और यहाँ पे था 2000। ये क्यों अपने आप हो जाता है, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट है। तो डिफ़ॉल्ट होता है तो आप सिस्टम में जब भी डिफ़ॉल्ट डेटा कैच ऐड करोगे तो अपने आप वो बढ़ जाएगा। अब ये हमारा जो डिफ़ॉल्ट डेटा कैच हो गया। अब यहाँ पे आने के बाद ये डिफ़ॉल्ट डेटा कैच बढ़ा लिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट हमें एक दूसरा काम ये करना है कि ये डिफ़ॉल्ट डेटा कैच तो हमने बढ़ा लिया, लेकिन इसको हमने अभी फिलहाल सिर्फ 16 KB में एलोकेट किया है। मतलब कि इसमें क्या होता है, अलग अलग क्राइटेरिया रहते हैं। 16 में आप जो रैम होती है ना आपके 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, तो ये सेगमेंट भी उसी रैम के कंसेप्ट पे चलता है। तो यहाँ 16 है, ठीक है। 16 के बाद आप 32 के ऊपर जा सकते हैं, 64 पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे हम बेटर परफॉर्मेंस और साइबेस की जो रिकमेंडेड गाइड है उसके हिसाब से हम यहाँ पे 128 पे जाएंगे, ठीक है। तो अब वो कैसे जाते हैं, पहले हमने डिफ़ॉल्ट डेटा कैच कर लिया। अब इसमें डिफ़ॉल्ट डेटा कैच के बाद यहाँ पे हमें जाना पूल कन्फिग के, पूल कन्फिग। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, देखिए पूल कन्फिग, यहाँ पे हमारा डिफ़ॉल्ट डेटा कैच जाएगा और उसके बाद हमें कितने सेगमेंट में जाना है वहाँ पे जाना है, पूल कन्फिग। उसके बाद ये डिफ़ॉल्ट डेटा कैच है कैच कन्फिग का। अब जो हम डिफ़ॉल्ट डेटा कैच एडिट करेंगे वो होगा पूल कन्फिग का। पूल मतलब कि ये जो यहाँ पे 16 आपको दिख रहा है ना, वहाँ पे हमें ऐसा एक नया सेगमेंट ओपन हो जाएगा, उसको बोलेंगे 128 KB। तो फिलहाल हम जाएंगे 16 KB पे डिफ़ॉल्ट। हो सकता है आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन आप एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये ईजी लगने लगेगा। उसके बाद यहाँ पे हम वैल्यू ऐड करेंगे 1। ये देखिए अभी 3000 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 16 है, तो आप अपनी सिस्टम में जब ओपन करोगे तो आपको भी अगर किसी ने पहले चेंज नहीं किया है तो 16 ही मिलेगा, और अगर चेंज किया है तो हो सकता है वैल्यू होगी, लेकिन डिफ़ॉल्ट 16 पे ही आता है। तो यहाँ पे मैं नया सेगमेंट ऐड करूँगा। वो जो नया सेगमेंट होगा उसका जो मतलब जो MB होगी रैम की, वो इसी में से एलोकेट होगी। मतलब कि 3000 है, 3000 से कम हो जाएगी। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसका 50% ले लेना है। तो 3000 का 15 होता है 1500 के बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा MB, ये करूँगा। इसके बाद अब मैं इसको
लिखूंगा, मुझे 128 की जगह 16 की जगह 128 चाहिए। अब मैं यहाँ पे गो करूँगा। देखिए रिटर्न स्टेटस 0 हो गया। अब आप देखोगे तो आपको ये देखने के बाद ये जो रिजल्ट है ना वहाँ पे कुछ और दिखाई देगा। देखिए 16 हुआ 1500, 128 हुआ 1500। अब ये होने के बाद आपको ये लगेगा कि इसमें क्या नया हुआ, ये तो वही 3000 था। लेकिन ये आपको जब रन टाइम आपकी सिस्टम होगी ना, तो ये आप जब चेक करोगे आपकी रन टाइम पे सिस्टम पे, तो आपको इसका इफेक्ट तुरंत पता चलेगा। जो आपकी डेटा कॉपी होने की स्पीड होगी या डेटा इनपुट आउटपुट की जो स्पीड होगी वो अपने आप बढ़ जाएगी। साथ में आप जब रन टाइम पे इसको प्रोसेस मॉनिटरिंग करोगे डेटाबेस लेवल से या एसएपी लेवल से, तो परफॉर्मेंस में आपको काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ये जो मैं बता रहा हूँ, मैंने एसएपी की ऑफिशियल गाइडलाइंस के हिसाब से इसको फॉलो किया था और उसके बाद मुझे काफ़ी सारे अच्छे रिजल्ट्स इस पैरामीटर को एडिट करने से मिले थे। तो मेरा कहना है कि आपके पास अगर सिस्टम है, आप ऑफिस वगैरह में काम कर रहे हो, तो यहाँ पे आप थोड़ा अच्छा खासा उसको रैम एलोकेट कीजिए पहले मैक्स मेमोरी से रैम एलोकेट करने के बाद आपको यहाँ पे 50-50 कर देना है। जो 16 होगा उतना ही उसमें से आधा करिए और 128 पे कर लीजिए। और उसके बाद जब आप रिजल्ट्स देखोगे तो डेफिनेटली आप शॉक हो जाओगे कि इससे बहुत ज़्यादा डेटाबेस के परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आप डिफ़ॉल्ट डेटा कैच और पूल कॉन्फ़िग कैच साइज को एडिट कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था उसके हिसाब से आपने वो सिस्टम मॉनिटरिंग देखा होगा। और अब आप इसको इम्प्लीमेंट करिएगा तो ये इम्प्लीमेंट करने से आपके सिस्टम में फ़र्क पड़ेगा। और ये कंसेप्ट देखो डेटाबेस में एक ही रहते हैं, ये साइबेस में मैं बता रहा हूँ। तो यही प्रोसीजर आप ओरेकल में होगा, तो ओरेकल में भी इसी तरीके के कैच को कॉन्फ़िगर करके आप डेटाबेस को परफॉर्मेंस बेटर बना सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दूसरे वीडियो से बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।